हेलो एवरीबॉडी, स्कॉलर स्टडी सेंटर की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पेपर नंबर 258 का जो इंग्लिश वाला पार्ट है उसको अपने डिस्कस करने वाले हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो गौर कीजिएगा। और आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए अपने क्वेश्चन शुरू करता हूँ। ठीक है, गौर करिएगा। क्वेश्चन अपने शुरू करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 ही देखते हैं। शुरुआत में ही अपना जो 1 नंबर क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन बना है भाई? कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है। ये अपना क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन का। अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कॉम्प्रिहेंशन का। तो देखते हैं भाई इसमें क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है वन द मोस्ट ऑफन यूज्ड टर्म्स आफ्टर द पेंडेमिक इज द टर्म न्यू नॉर्मल। सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ने से पहले एक शब्द है जिस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। किस पे? न्यू नॉर्मल पे। एक शब्द है, कौन सा? न्यू नॉर्मल। ओके बेटा, इसका मतलब होता है यूजुअल, आम बात। अगर कोई चीज है और वो हमारी जिंदगी में क्या बन जाए? न्यू नॉर्मल बन जाए, तो पहले वो चीज अब नॉर्मल थी, पहले वो चीज सामान्य नहीं थी, अब वो आम बात हो गई है ना। तो इसने बात करी है कि जो पेंडेमिक है, ये उस पेंडेमिक के बाद में क्या हुआ है, एक नया शब्द आया है हमारे जीवन में, न्यू नॉर्मल। तो अब इस वन के बाद में देखो, इस वन के बाद में अपने पास इन भी दे रखा है, ओ भी दे रखा है, टू भी दे रखा है, फोर भी दे रखा है। तो वन के साथ क्या दे रखा है? ये देखो द भी आ गया, और द के बाद में ये नाउन भी आ गई, कौन सी? टर्म्स। ठीक है ना। और ये जो बीच वाले शब्द है ना, ये एडजेक्टिव है। यहाँ पर ये बीच वाले शब्द है एडजेक्टिव। तो जैसे वन, द, और ये हो गया टर्म्स। तो बेटा इसमें क्या आएगा भाई? वन ऑफ द टर्म्स। क्या शब्द बन जाएगा? वन ऑफ द टर्म्स। और बीच में ये जो शब्द है ना, ये वाले शब्द है, ये वाले मोस्ट ऑफन और यूज्ड, ये शब्द यहाँ पर क्या चीज है? एडजेक्टिव है। तो नेचुरल सी बात है, वन ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? वन ऑफ। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई, सेकंड वाले में क्या बोल रखा है इसने? द न्यू नॉर्मल इन एजुकेशन इज द यूज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग टूल्स। जो न्यू नॉर्मल हुआ है ना, आम बात हो गई है, वो क्या हो गई है? इन एजुकेशन, शिक्षा में जो आम बात हो गई है वो है यूज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग टूल्स। जो ऑनलाइन लर्निंग के जो टूल्स है ना, उनका यूज कैसा हो गया है भाई? इसका यूज हो गया है, देखते हैं कैसा। रिड्यूसिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजेज और डिक्रीज्ड। तो जब नॉर्मल हो गई है बात, न्यू नॉर्मल हो गया है, यूजुअल हो गई है, तो नेचुरल सी बात है, चीजों का जो यूज है ना, जो चीजों का यूज है वो बढ़ा है। तो बढ़ने के लिए दो ही शब्द यूज हो सकते हैं इसमें। रिड्यूस का मतलब कम होना, डिक्रीज का मतलब कम होना, इंक्रीज का मतलब बढ़ना, और इंक्रीज का मतलब भी बढ़ना। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा इंक्रीज्ड। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इंक्रीज्ड। अब इंक्रीज क्यों नहीं लगा सकते? कि यहाँ पर जो द शब्द दे रखा है ना, ये द शब्द दे रखा है, इस द का यूज किसके लिए हुआ है? यूज के लिए। तो यूज शब्द ये नाउन है, और नाउन के पहले जो शब्द आता है वो एडजेक्टिव होता है। और बेटा जिसमें एस या एस लगा रखा होता है ना, वो कभी भी एडजेक्टिव हो ही नहीं सकता, वो एडजेक्टिव नहीं हो सकता। हाँ, ईडी लगा हुआ शब्द होता है वो एडजेक्टिव हो सकता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद में देखते हैं द कोविड-19 पेंडेमिक। जो कोविड-19 नाम की जो महामारी है, हैज। अब हैज जब हेड आ गया तो थर्ड फॉर्म आएगी। देखते हैं किसकी थर्ड फॉर्म है? न्यू वेज, नए नए तरीके ऑफ लर्निंग, पढ़ाने के नए नए तरीके क्या करे अभी इसने। देखते हैं 3 में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखते हैं। नए नए तरीके रिड्यूस कर दिए, एनकरेज कर दिए, ट्रिगर कर दिए, और नलीफाइड कर दिए। रिड्यूस का मतलब तो लेस कर देना, कम कर देना, लेसन कर देना चीजों को। ठीक है। एनकरेज है तो उनको बढ़ावा देना। एनकरेज करने का, अगर आप किसी को एनकरेज कर रहे हो तो बढ़ावा दे रहे हो, उसका हौसला बढ़ा रहे हो। ट्रिगर करने का मतलब बढ़ाना, और नलीफाइड का मतलब होता है वॉइड कर देना चीजों को, कैंसिल कर देना चीजों को। नल एंड वॉइड मतलब चीजों को रिजेक्ट, कैंसिल कर देना। निहिलेट कर देना, एनिहिलेट कर देना चीजों को, एनिहिलेट कर देना। ठीक है। तो भाई कोविड-19 की जो पेंडेमिक है ना, इसने जो ऑनलाइन जो लर्निंग के जो नए नए तरीके हैं उनको क्या कर दिया? बढ़ाया है उन तरीकों को। तो उसने क्या किया? एनकरेज कर दिया, एनकरेज कर दिया। अच्छा, ट्रिगर करने का मतलब भी बढ़ाना होता है, तो ट्रिगर क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको, ये ट्रिगर है ना, अगर इसमें ईडी लगा होता ना, ट्रिगर्ड होता, तो ये भी एडजेक्टिव हो सकता था, लेकिन इसमें ईडी नहीं लगा रखा, तो अब ये शब्द एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा।
है ना, एडजेक्टिव का काम भी नहीं कर सकता, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का, जब ईडी नहीं है तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम भी नहीं करेगा। और हमारे पास यहाँ पर देखो एज ए हेड दे रखा है, तो हमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए ना, तो ये थर्ड फॉर्म तो नहीं है, तो थर्ड फॉर्म कौन सा, इंक्रेज्ड है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसने क्या कर दिया भाई, कोविड-19 की पैंडेमिक है ना, इसने नए नए तरीकों को इनक्रेज किया है, लर्निंग के नए नए तरीकों को बढ़ावा दिया, इनक्रेज किया है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, आर लुकिंग टूवर्ड ऑनलाइन लर्निंग, वो ऑनलाइन लर्निंग की तरफ देख रही है। जो विश्व में, जो पूरी दुनिया में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ना, वो कौन सी तरफ देख रहे हैं, ऑनलाइन लर्निंग की तरफ। टू कंटिन्यू विद, क्या करने के लिए, जारी रखने के लिए, द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस को जारी रखना है, स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए वो कौन सी प्रोसेस है भाई, स्टूडेंट्स के लिए वो प्रोसेस है एजुकेट करने वाली। वो प्रोसेस कौन सी है भाई, एजुकेट करने वाली, एनकरेज, क्या हो जाएगा इसका, एजुकेट करने वाली ये प्रोसेस, वो एजुकेशन है, प्लेइंग है और लर्न है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर ओव दे रखा है, और ओव शब्द क्या चीज है, प्रीपोजिशन है। बेटा अगर प्रीपोजिशन के बाद में अगर कभी वर्ब आएगी ना, तो बेटा वो फोर्थ फॉर्म ही हो सकती है, और कोई फॉर्म नहीं हो सकती। अगर कोई भी प्रीपोजिशन दे रखा हो, ओव, ओन, अलोंग, अक्रॉस, एट, विद, विद इन, ड्यूरिंग, तो इनके साथ अगर वर्ब आएगी तुरंत बाद में, तो वो आईएनजी आ सकता है। और आईएनजी इसमें सिर्फ एक तो इसमें दे रखा है और एक इसमें दे रखा है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है ना, जो कंटिन्यू रखना चाहते हैं, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, प्रोसेस को, तो वो स्टूडेंट्स को क्या करने के लिए, उनको खिलाने के लिए या उनको एजुकेट करने के लिए, तो बेटा एजुकेट करने के लिए है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि वो जो इंस्टीट्यूट है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ये कंटिन्यू करना चाहते हैं प्रोसेस को, कौन सी प्रोसेस, ऑफ एजुकेटिंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को एजुकेट करने वाली, ठीक है ना। द न्यू नॉर्मल, वो एक जो आम बात हो गई है, वो नाउ इज द ट्रांसफॉर्म्ड कॉन्सेप्ट, वो बदला हुआ रूप है, ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का, विद ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से। एट द कोर ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, जो रूपांतरण हुआ है, उस रूपांतरण का कोर क्या है, मुख्य बिंदु क्या है, ऑनलाइन पढ़ाना बच्चों को। टुडे डिजिटल लर्निंग हैज एमर्ज एज अ नेसेसरी रिसोर्स फॉर स्टूडेंट्स एंड स्कूल्स ऑल द वर्ल्ड। अब ऑल द वर्ल्ड के साथ देखो क्या हो सकता है, ऑल द वर्ल्ड के साथ हो सकता है, ऑल द वर्ल्ड के साथ क्या हो जाएगा, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिलो द वर्ल्ड और ओवर द वर्ल्ड। बेटा ऑल के साथ दो ही हो सकते हैं, या तो ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, और या फिर ऑल अराउंड द वर्ल्ड होता है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड होता है ना। तो अपने पास इसमें अराउंड तो दे नहीं रखा, तो हम उत्तर में क्या लगा देंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड लगा देंगे। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बेटा ओवर हो जाएगा। चलते हैं अभी अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। हमें बताना है बेटा सिनोनिम, कौन से शब्द का सिनोनिम बताना है भाई। अपने पास शब्द क्या दे रखा है यहाँ पे, रग्ड। इसका तो आपको 99% को तो पता ही है। जब अपन बाजार में क्लोथेज स्टोर पे जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स में अगर कपड़े परचेज करते हैं, तो वहां पर अगर हम रग्ड जींस मांगते हैं कि भाई हमें रग्ड जींस चाहिए, तो कौन सी स्मूथ वाली होती है, वो जो फटी पुरानी होती है, जो खुरदरी वाली होती है, वो तो रग्ड आपको पता ही है, जो खुरदरी जींस होती है फटी पुरानी उसको बोलती है। तो इसका मतलब क्या होता है, रग्ड का मतलब क्या होता है, रफ होता है, रफ होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नॉर्मल का मतलब आपको पता ही है, काम का मतलब शांत होता है, और इजी का मतलब आसान होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 82 में देखते हैं क्या है। इसमें फिर से बेटा सिनोनिम बता रखा है, इसमें फिर से क्या बताना है हमें, सिनोनिम बताना है। डिक्टेटर, डिक्टेटर, तो डिक्टेटर का क्या हो सकता है भाई, डिक्टेटर का बनेगा ऑटोक्रेट, इसका सिनोनिम होता है ऑटोक्रेट। डेमोक्रेटिक कौन सा होता है, जो डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, जो किसको फॉलो करता है, डेमोक्रेसी को फॉलो करता है। अच्छा, मीक और सबमिसिव ये दोनों एक ही होती है। दब्बू, कैसे आदमी, दब्बू आदमी, डरपोक आदमी। तो इसके लिए क्या यूज हो सकता है, इन दोनों के लिए कावर्ड हो सकता है, ठीक है ना, डोसाइल हो सकता है, ठीक है। तो ये डरपोक होते हैं, ठीक है ना। जैसे मीक हो गया, सबमिसिव हो गया, कावर्ड हो गया, डोसाइल हो गया, इन सभी का मतलब होता है डरपोक, दब्बू आदमी। अच्छा, ऑटोक्रेट का मतलब होता है तानाशाह। तानाशाह के लिए मैं आपको दो बढ़िया बढ़िया शब्द जो बताना चाहूंगा। एक तो इसके लिए बढ़िया सा शब्द होता है डेस्पोट, एक इसके लिए शब्द होता है टायरेंट। ये दोनों शब्द आप याद रखना, ठीक है ना।
तानाशाह के लिए, डिक्टेटर के लिए दो शब्द है, एक तो डेस्पोट और एक टायरेंट। ये बढ़िया शब्द है, याद रखना। ऑपरेसर भी हो सकता है, ऑपरेसर भी हो सकता है, ये भी अच्छा शब्द है, ऑपरेसर, ऑपरेसर भी हो सकता है। एब्सोल्यूटिस्ट एक शब्द है, नया सा शब्द बता रहा हूं आपको, एब्सोल्यूटिस्ट, ये भी एक तरह से तानाशाही होता है। एब्सोल्यूट पावर अपने हाथ में रखना चाहता है, टोटल पावर, पूरा का पूरा पावर अपने हाथ में रखना चाहता है। तो बेटा ये इसके डिक्टेटर के सिनोनिम्स है, डेस्पोट, टायरेंट, ऑपरेसर और एब्सोल्यूटिस्ट। इनको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है ना। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में देखो क्या दे रखा है इसने, एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ईडियम। जो भी ईडियम दे रखी है हमें उसका मीनिंग बताना है। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड किसको बोलते हैं? वो बोर्ड जिस पे अपन ड्राइंग करते हैं। कोई बच्चा है वो ड्राइंग बनाता है, उसको जिस बोर्ड पे जो ड्राइंग करता है ना, उसका नाम होता है ड्राइंग बोर्ड। अगर आपको किसी ड्राइंग बोर्ड पे आप चित्र बना रहे थे, आपने चित्र बनाया, लेकिन आपको बोला गया कि नहीं दोबारा जाओ आप, बैक का मतलब दोबारा जाओ। इसका मतलब जो आपने पहली बार जो चित्र बनाया है वो कैसा बना? ठीक नहीं बना होगा। इसका मतलब आपने जो भी एफर्ट डाला है वो सही नहीं गया। तो इसका मतलब हुआ कि आपने जो भी एफर्ट डाला है वो फेल हो गया, जो आपने एफर्ट डाला है वो फेल हो गया। एंड वन मस्ट स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आपको फिर से वो दोबारा का रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिकम हॉस्टाइल, दुश्मन बन जाना, स्टार्ट प्लेइंग, खेलना शुरू कर देना, अनहैप्पी, दुखी हो जाना, ये इसके मीनिंग्स नहीं बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं अभी। 84, क्वेश्चन नंबर 84, इसमें दे रखा है एप्रोप्रिएट मीनिंग, एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ईडियम। जो भी ईडियम दे रखी है उसका मीनिंग बताना है। ये तो हो गया बेटा अपना। हमें चलना है क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं अभी। 84 नंबर क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है भाई? इसमें अपने को दे रखा है एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। जो भी ईडियम दे रखी है उसका हमें मीनिंग बताना है। हैप्पी टू सी द बैक ऑफ समवन, हैप्पी मतलब खुश होना, सी देखकर, बैक बोले तो पीठ, समवन किसी बंदे की। आप किसी बंदे की पीठ देखकर राजी हो तो मतलब उसको आता हुआ देखकर राजी हो या जाता हुआ देखकर? जाता हुआ देखकर। इसका मतलब कोई बंदा अगर चला जाए तो आप राजी हो कि पीछा छूट गया, बढ़िया काम हुआ, है ना। तो इसका मीनिंग क्या बन जाएगा? हैप्पी टू इनवाइट गेस्ट ना, इनवाइट का मतलब तो आना हो जाएगा। फिर नो लॉन्गर हैव टू डील, अब आपको डील नहीं करना पड़ेगा विद समवन, किसी आदमी के साथ अब आपको डील नहीं करना पड़ेगा, मतलब चला गया है वो। बस यही उत्तर हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा कि कोई बंदा आपको छोड़कर जा चुका है और इसलिए अब आपको उसके साथ और कोई डील नहीं करना पड़ेगा। यही आंसर हो जाएगा। हैप्पी टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी ना, ये नहीं होगा। मोनोटोनस, ये भी नहीं होता। मोनोटोनस का मतलब होता है बोरिंग। मोनोटोनस का मतलब क्या रहता है? इसका मतलब रहता है बोरिंग। मोनो का मतलब एक और टोन का मतलब होता है सुर। एक ही एक सुर में कोई गीत गाते रहना तो वो बोरिंग हो जाएगा फिर, है ना। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर अपना है 85। 85 में क्या दे रखा है इसने? 85 में दे रखा है एप्रोप्रिएट एंटोनिम। विलोम शब्द है बेटा, बताना है अपने को। मीगर का मतलब क्या होता है? मीगर का मतलब होता है कम। कम के लिए अपन किसका यूज कर सकते हैं? जैसे स्कार्स, स्कार्स का मतलब कम हो गया। स्केंटी भी कह सकते हैं कम को, स्केंटी। कम के लिए किस शब्द का यूज कर सकते हैं अपने? स्केंटी, इसका यूज भी कर सकते हैं कम। तो कम के लिए उल्टा बताने वाला शब्द एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? इनफ। एडिक्वेट का मतलब होता है इनफ, यानी कम ना होना, ठीक है। लिटिल का मतलब भी कम होना, पुअर का मतलब भी कम या खराब होना, निगार्डली का मतलब क्या होता है? कंजूस होना। इसके लिए एक दो शब्द और भी होते हैं, जैसे माइजरली, ठीक है ना। इसके लिए एक शब्द और भी होता है, पार्सिमनियस। पार्सिमनियस, ठीक है ना। इसका, इसका और इसका सभी का मतलब क्या हो जाएगा? कंजूस होना। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? एडिक्वेट होना। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 86 में क्या बोल रखा है? क्वेश्चन नंबर अपना 86 देखते हैं। 86 में क्या बोला इसने? एंटोनिम। एक बार फिर से क्या दे रखा है? एंटोनिम दे रखा है ना। तो एंटोनिम ने क्या दे रखा है? मर्ज करना। मर्ज करने का मतलब चीजों का कंबाइन हो जाना, मिल जाना। मर्ज की तरह सबमर्ज भी यूज कर सकते हो। सबमर्ज का मतलब भी यही होता है, ठीक है ना। तो मर्ज का मतलब मिल जाना, कंबाइन का मतलब भी मिल जाना, इनकॉर्पोरेट का मतलब भी मिल जाना, इंक्लूड हो जाना। इसका मतलब क्या होता है? मिल जाना, किसी चीज में इंक्लूड हो जाना। फ्यूज का मतलब भी क्या होता है? मिल जाना। जैसे कोई दो अलग अलग चीजें मिलती है तो उनमें क्या होता है? फ्यूजन होता है, फ्यूजन, फ्यूजन, ठीक है ना। जैसे इंडो वेस्टर्न म्यूजिक है, इंडो वेस्टर्न म्यूजिक है,
तो इनका आपस में क्या होता है, फ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। तो दो डिफरेंट चीजें मिलती है तो उसका क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो इसका मतलब भी मिलना होता है। तो अलग होना किसका मतलब होता है, सेग्रीगेट का। यहां पर मैं आपको एक शब्द बताता हूं, ग्रेगिस। इस ग्रेग का मतलब होता है ग्रुप, ग्रेग का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है ना। अगर इसके पहले मैं एस ई लगा दूं तो इस एस ई का मतलब होता है कट कर देना, काट देना, यानी ग्रुप से काट देना, किसी को अलग कर देना। तो आंसर बन जाएगा सेग्रीगेट, ठीक है ना। अब इसी ग्रेग से बने हुए शब्द देखना आप, एग्रीगेट, एग्रीगेट, इग्रेजियस, ठीक है, इग्रेजियस, ठीक है ना। अब इग्रेजियस का मतलब क्या होगा, ग्रेग का मतलब होता है ग्रुप, और ई का मतलब बाहर निकाल देना, किसी आदमी को ग्रुप से बाहर निकाल देना, इसका मतलब वो आदमी कैसा है, बुरा है वो आदमी, ठीक है ना। अगर कोई आदमी अच्छा होता तो हम उसको ग्रुप में रखते हैं, लेकिन हमने उसको बाहर निकाल दिया तो वो आदमी बुरा है। इसी प्रकार कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेट, ठीक है ना। कौन का मतलब साथ, और ग्रेग का मतलब क्या होता है, ग्रुप, किसी ग्रुप में एक साथ इकट्ठे होना, तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रीगेट हो जाएगा इसका मतलब। तो इस कॉन्ग्रीगेट का मतलब क्या होता है, कौन का मतलब होता है साथ, और ग्रेग मतलब ग्रुप में शामिल होना। तो कोई धार्मिक सभा वगैरह होती है ना, कोई सत्संग वगैरह के आयोजन में लोग इकट्ठे होते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेट, ठीक है ना। तो इसके बाद में चलो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। क्वेश्चन नंबर अपना है 87, देखते हैं अभी 87 में क्या बोल रखा है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें ये भी सेपरेट है, ये भी सेपरेट है, ये भी सेपरेट है, और ये भी सेपरेट है, ठीक है ना। आपको एक ही बात ध्यान रखना है, इसमें पी ई आर नहीं होगा, सेपरेट में पी ई आर नहीं होगा, पी ए आर होता है हमेशा। तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इस पार का मतलब होता है इक्वल, इस पार का मतलब क्या होता है, इक्वल। तो अगर किन्हीं दो चीजों में क्या चीज है, पेरिटी है तो समानता है, डिस्पेरिटी है तो इसका मतलब क्या है, असमानता है, क्योंकि पार का मतलब इक्वल, पार का मतलब इक्वल। किन्हीं दो चीजों में तुलना की जा सकती है कि ये दो चीजें समान है या नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, दोनों चीजें पेरेबल है, वो दोनों चीजें पेरेबल है। कंपेयर करना दो चीजों में, कंपेयर करना, तुलना करना, इसमें भी तो पार भी तो दे रखा है ना। कंपेयर करते ही क्या है, समानता बताने के लिए कि इन दो चीजों में ये समानता और ये असमानता है, तो वो शब्द भी तो पार से ही बना हुआ है ना। ये हो जाएगा। अच्छा, से का मतलब होता है काटना, अभी मैंने करवाया था ना, से का मतलब होता है काटना, और पार का मतलब इक्वल होने से। तो सेपरेट का मतलब ही क्या होता है, काट कर अलग कर देना, सेपरेट का मतलब ही टुकड़ा करना, अलग कर देना होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अपना देखते हैं अभी 88, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 88 में बिगिनर, बिगिनर, बिगिनर और बिगिनर, आपको ये ध्यान रखना है, ये शब्द क्या चीज है, बिगिन। अगर इसमें जोड़ना है ई आर, लास्ट वाला ये क्या चीज है, कॉन्सोनेंट है, इसके पहले वाला ये क्या चीज है, वोवल है। बेटा अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर दो, अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर दो। जैसे रेड है, इसमें अपने को आई एस जोड़ना है ना। तो डी क्या चीज है, कॉन्सोनेंट है, इसके पहले ई क्या चीज है, वोवल है। तो क्या बना दो इसको, रेडिश बना दो, आर ई डबल डी आई एस एच, रेडिश बना दो, ठीक है ना। जैसे फेट है, और इसमें अपने को जोड़ना है ई आर, टी कॉन्सोनेंट है, ए वोवल है, अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर दो, एफ ए डबल टी ई आर, फेटर। तो ये क्या हो जाएगा, बिगिन हो गया, ये हो गया बिगिन। अब इसमें ई आर जोड़ेंगे तो अंतिम कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बिगिनर, आंसर हमारा ए हो जाएगा। देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 89 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर अपना है 89, देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। ये क्वेश्चन अपना है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस है, तो देखते हैं भाई क्या दे रखा है पी क्यू आर एस में। पी क्यू आर एस में दे रखा है, इन क्रिएटिंग स्ट्रेटेजीज एज विद मोस्ट टीचिंग मेथड्स डी कोडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दीज पॉजिटिव्स। अब दीज पॉजिटिव से ये तो शुरुआत में जा ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पहले दीज लगाए, तो इसका मतलब इस पॉजिटिव शब्द का यूज पहले कहीं हो चुका है। और एक है ऑनलाइन लर्निंग ऑल्सो, ऑनलाइन लर्निंग ऑल्सो। एक बात सुनो, जब ऑनलाइन लर्निंग के साथ आपने शब्द क्या लगा रखा है, इसके पहले आपने शब्द लगा रखा है ऑल्सो, इसका मतलब ये शब्द पहले कहीं आ चुका है, इसका मतलब इससे मिलता जुलता शब्द पहले कहीं आ चुका है। तो भाई ये ऑनलाइन लर्निंग है, तो ऑनलाइन लर्निंग जैसी चीज क्या चीज है, टीचिंग मेथड्स। ये देखो टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथड्स है वो क्या चीज है, टीचिंग मेथड्स है वो क्या चीज है, ऑनलाइन लर्निंग का ही तो एक रूप है ना। बहुत सारी टीचिंग मेथड्स है, वो क्या चीज है, बहुत सारी टीचिंग मेथड्स में से एक क्या चीज है, ऑनलाइन लर्निंग है। तो इसके पहले क्या चल जाएगा, इस ऑनलाइन लर्निंग के पहले कौन चल जाएगा, ये टीचिंग मेथड्स वाला वाक्य आ जाएगा। जैसा कि
विद मोस्ट टीचिंग मेथड्स, जैसा कि अधिकांश टीचिंग मेथड्स में होता है। ऑनलाइन लर्निंग ऑल्सो हैज इट्स ओन सेट ऑफ पॉजिटिव्स, जो ऑनलाइन लर्निंग है उसके भी अपने काफी सारे पॉजिटिव्स हैं एंड नेगेटिव्स, कुछ इसके नेगेटिव्स भी है। तो क्यू के बाद में क्या चल जाएगा भाई, क्यू के बाद में आ जाएगा अपना, क्यू के बाद में आ जाएगा एस, क्यू के बाद एस हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दे रखा है और यहाँ पर दीज दे रखा है, तो दीज वाला पार्ट है वो बाद में जाएगा। अगर किसी नाउन के पहले दे, दिस, दैट, दीज या दोज दे रखा हो, या दोज दे रखा हो, और इसके बाद में क्या दे रखा हो, कोई नाउन दे रखी हो, तो इसका मतलब इस नाउन का यूज पहले कहीं हो चुका है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा भाई, क्यू के बाद में एस और एस के बाद में कौन सा जाएगा, एस के बाद में जाएगा आर। तो क्यू एस आर किस में है, ये देखो ये रहा क्यू एस आर, ये रहा क्यू एस आर, है ना, और किसी में क्यू एस आर वाला ऑप्शन नहीं है, क्यू एस आर किसी में नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में देखते हैं क्या दे रखा है। इसमें बेटा फिर से पी क्यू आर एस दे रखा है, पी क्यू आर और एस दे रखा है ना। तो इसमें क्या दे रखा है, अनदर एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन इज दैट इट अलाउज स्टूडेंट्स, दिस अलाउज स्टूडेंट्स, इट ऑल्सो अलाउज स्कूल्स। देखो इट अलाउज दे रखा है, फिर बाद में दिस अलाउज दे रखा है, और इट ऑल्सो अलाउज दे रखा है। आर वाला सबसे लास्ट में जाएगा, आर वाला लास्ट में जाएगा, क्यों जाएगा, इसमें देखो ऑल्सो दे रखा, ऑल्सो दे रखा, अलाउज, यहाँ भी अलाउज और यहाँ पर भी अलाउज, लेकिन जिसमें ऑल्सो दे रखा है वो लास्ट में जाएगा। अब यहाँ पर तो बचा है दिस और यहाँ पर है इट, इट अलाउज, यहाँ पर तो दिस अलाउज है और यहाँ पर इट अलाउज है। अब हमें पता ये लगाना है कि इस दिस और इस इट का यूज हो किसके लिए रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि अगर प्रोनाउन दे रखे हैं तो नेचुरल सी बात है वो किसी ना किसी नाउन के लिए दे रखे हैं। तो कौन सी नाउन के लिए दे रखे हैं भाई, ये दे रखा है, इसने इट का यूज दे रखा है। अनदर एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन का दूसरा एडवांटेज इज होता है दैट इट अलाउज स्टूडेंट्स, की ये स्टूडेंट्स को अलाउ करता है। तो इस इट का यूज किसके लिए हो रहा है भाई, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। किसके लिए यूज हो रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। और ऑनलाइन एजुकेशन क्या चीज है, नाउन है, नेचुरल सी बात है, नाउन वाला सेंटेंस सबसे पहले हो जाएगा। तो पहले जाएगा पी, फिर इसके बाद में कौन सा जाएगा, क्यू वाला, और इसके बाद में कौन सा जाएगा, आर वाला, नेचुरल सी बात है एस है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो पी क्यू आर एस अपना ऑप्शन ही बेटा एक ही है, पी क्यू आर एस वाला तो अपना ऑप्शन ही एक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में क्या बोल रखा है। क्वेश्चन नंबर अपना है 91, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो शब्द क्या दे रखा है, वन हु इज एक्सेसिवली वरीड, एक आदमी जो बहुत ज्यादा चिंतित है, एक्सेसिवली बहुत ज्यादा वरीड चिंतित, अबाउट वंस हेल्थ, अपने स्वास्थ्य के बारे में। अगर कोई आदमी अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित है तो उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक, ऐसे आदमी को बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। साइकिक आदमी कौन होते हैं, साइकिक आदमी वो होते हैं जो दूसरों के मन की और दिमाग की बात को दूर से समझ जाते हैं, है ना। और वैसे भी आपको पता ही है, साइक शब्द अगर कहीं पर भी लिखा हुआ आएगा तो ये इसका मतलब ही क्या होता है, माइंड या सोल। जैसे साइकोलॉजी है, साइकियाट्री है, साइकोलॉजिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट है, तो ये बेटा सारे किससे संबंधित शब्द है, हमारे दिमाग से संबंधित है। बेनिवोलेंट कौन होते हैं, जनरस आदमी, काइंड हार्टेड आदमी, ठीक है ना, लार्ज हार्टेड पर्सन, ठीक है ना। और बूरिश का मतलब होता है असभ्य, गंवार, जंगली आदमी, बारबरस आदमी, BARBAROUS, जंगली आदमी, ठीक है ना। इसके बाद में देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 में देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 92 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो शब्द क्या दे रखा है, ए चाइल्ड, एक बच्चा, हुज पेरेंट्स आर डेड, बच्चा जिसके माता पिता मर गए हो, तो वो कौन होता है, अनाथ। अनाथ को बेटा आपको पता ही है ऑर्फन बोलते हैं। और जिस जगह पर अनाथों को रखा जाता है वो कौन होते हैं, अभी अनाथ बच्चों को जहाँ रखा जाता है वो होता है ऑर्फनेज, जहां पर ऑर्फन्स को रखा जाता है, ये इसका मतलब होता है अनाथालय, इसका मतलब होता है अनाथालय, ठीक है ना। चाइल्ड का मतलब बच्चा, किड का मतलब बच्चा, अर्चिन का मतलब होता है गरीब बच्चा, गरीब बच्चा, पुअर चाइल्ड, जिसको अपन बोल सकते हैं डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट, जिसको बोल सकते हैं अपने वेफर,
जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, वेफर बोल सकते हैं, और जिसको डेस्टिट्यूट भी बोल सकते हैं। डेस्टिट्यूट जो अर्चिन होता है ना, इसका मतलब ये गरीब होता है, मेला कुचेला, जिसके पास खाने को कुछ नहीं है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई हो। लेकिन ऑर्फन का मतलब ही क्या होता है, जिसके पेरेंट्स की डेथ हो गई हो, उसको ऑर्फन बोलते हैं। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 93 में दे रखा है ग्रामेटिकल एरर। कोई एक पार्ट में ग्रामेटिकल एरर दे रखा है। तो ही सेड दैट नीदर ही नोर हिज वाइफ हैज पास्ड द एग्जाम, और ये हो गया नो एरर वाला पार्ट। बेटा यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, सेड। सेड दे रखा है तो वर्ब की फॉर्म सेकंड है, मतलब वाक्य हमारा कौन से टेंस का है, पास्ट। अगर सेंटेंस एक बार पास्ट में शुरू हुआ है तो हमें पूरा का पूरा फ्लो किस में रखना पड़ेगा, पास्ट में रखना पड़ेगा। तो हमें इस सेड की वजह से इस हेज को किस में चेंज करना पड़ेगा, हमें इसको हेड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा वाक्य जो हमारा है वो किस में फ्लो रखना पड़ेगा, उसका फ्लो पूरा पास्ट में रखना पड़ेगा। देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 94 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 94 में दिया है इसने, आइडेंटिफाई द सेगमेंट, किसी एक सेगमेंट को हमें पहचान करनी है इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर, जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर हो। सी ग्रेजुएटेड इन मॉडर्न लैंग्वेजेस एंड नाउ वर्क्स एज इंटरप्रेटर। उसने ग्रेजुएट किया किसमें, इन मॉडर्न लैंग्वेजेस एंड नाउ वर्क्स एज इंटरप्रेटर। बेटा वर्क एज लिखा है ना, वर्क एज लिखा है, तो इस एज के बाद में आपको ए या एन का यूज करना पड़ेगा, इसमें ए या एन का यूज करना पड़ेगा। आपको पता है इंटरप्रेटर शब्द का उच्चारण किससे शुरू हो रहा है, ई से, तो आपको एन का यूज करना पड़ेगा। जैसे जैसे ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, उसने परिचय करवाया किसका, अपने आप का, एज किसके रूप में, ए वॉलंटियर, जैसे वॉलंटियर के रूप में। वॉलंटियर कौन होते हैं बेटा, स्वयंसेवी। स्वयंसेवी अपनी मर्जी से काम करने वाले, पैसों के लिए नहीं, अपनी मर्जी से किसी सेवा के लिए काम करने वाले लोगों को क्या बोला जाता है, वॉलंटियर। तो बताओ एज के बाद किसका यूज करना पड़ा, ए का। तो इसी प्रकार हमें एज के बाद यहाँ पर ए या एन का यूज करना पड़ेगा। देखते हैं भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। अगले क्वेश्चन में बेटा दे रखा है इसने, इंप्रूव द अंडरलाइन सेगमेंट। हमें इंप्रूव करना है कौन से पार्ट को, जो कोई सेगमेंट अंडरलाइन किया हुआ है। अंडरलाइन किया हुआ जो सेगमेंट है ना, उसको हमें अंडरलाइन करना है गिवन सेंटेंस में। तो लुक हिज बैग वाज चेक्ड, हिज बैग वाज चेक्ड एट द मेन गेट एंड देन अगेन व्हेन ही एंटर्ड द रूम। एंटर शब्द के बाद में, अगर एंटर शब्द के बाद में कोई भी प्लेस बताने वाला शब्द हो, कोई भी स्थान बताने वाला शब्द हो, बेटा यहाँ पर किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना, ठीक है ना। अगर एंटर के बाद में, अगर एंटर के बाद में प्लेस बताने वाला शब्द नहीं है, और कुछ भी हो सकता है, प्लेस वाला शब्द नहीं होना चाहिए, तो हमें किसका यूज करना है, इनटू का यूज करना है। अब जैसे एंटर लिखा है मान लिया, ओके, इसके बाद में मान लिया एग्रीमेंट आ गया, एंटर के बाद में क्या आ गया, एग्रीमेंट आ गया, मान लिया अलायंस आ गया, ठीक है। तो इसके बीच में हमें क्या लगाना पड़ेगा, अब इनटू लगाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। तो अब देखो रूम है, ये तो कोई स्थान है, तो एंटर के बाद में स्थान आ गया, तो हमें इनटू वगैरह कुछ नहीं लगाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि नो इम्प्रूवमेंट, इस सेंटेंस में हमें कुछ भी इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं है। यहाँ एंटर के बाद इनटू लगा रखा है, एंटर के बाद इन लगा रखा है, एंटर के बाद इनटू लगा रखा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर अपना है 96, देखते हैं क्या बोल रखा है इसमें। 96 में दे रखा है इसने, फिल इन द ब्लैंक। हमें इस ब्लैंक को फिल करना है। तो आशीष एग्रीड माई पॉइंट ऑफ व्यू, व्यू पॉइंट। तो बेटा एग्री के बाद में क्या दे रखा हो, या तो पॉइंट ऑफ व्यू दे रखा हो, या तो दे रखा हो पॉइंट ऑफ व्यू, और या दे रखा हो व्यू पॉइंट। बात तो एक ही है दोनों की, व्यू पॉइंट और पॉइंट ऑफ व्यू की। तो हमें किसका यूज करना है यहाँ पर, विद का, विद का। अगर विद ऑप्शन में ही नहीं दे रखा, तो हमें मजबूरी में क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा।
तो हमें एग्री के साथ क्या लगा देंगे हम, टू लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर एग्री के साथ कोई व्यक्ति है तो विद लगा दो, शी एग्रीड और मी है, तो अब की बार देखो मी है, ये तो बनता है बेटा, व्यक्ति है कोई, तो व्यक्ति है तो साथ में क्या लगा दो, विद लगा दो। यहाँ पर एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, अगर जैसे आई लिखा है या मतलब दे लिखा है, कुछ भी लिखा है और आगे लिखा है मान लिया यहाँ पर एग्री, या यहाँ पर लिखा है मान लिया एग्रीड, तो बेटा इनके बीच में कभी वोज या इज या आर ये नहीं लगाना चाहिए, कभी ये नहीं लगाना चाहिए, सीधा ही होना चाहिए आई एग्री और या फिर आई एग्रीड। आई एम एग्री नहीं होना चाहिए, आई एम एग्री या आई वोज एग्री, नहीं, सीधा वर्ब लिखो, आई एग्रीड लिखो और या फिर आई अग्री लिखो, इसके बीच में इज आर एम वोज वर्ब का यूज मत करो। देखते हो क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 97 में देखो क्या दे रखा है, 97 में दे रखा है इसने इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर अपना सेंटेंस बेटा किससे शुरू हो रहा है, लेट्स, अगर किसी भी वाक्य में या तो ये लिखा हो और या लेटस लिखा हो, या लिखा हो लेटस, अगर इन्वर्टेड कोमा यहाँ से इन्वर्टेड कोमा में लेटस लिखा हो ना, तो हमें बाहर जो सेड दे रखा है इसको किस में चेंज करना है, या तो सजेस्टेड में, या तो हमें इसको सजेस्टेड में चेंज करना है, और या फिर हमें इसको किस में चेंज करना है, प्रोपोज्ड में चेंज करना है, ठीक है ना। तो इन चारों ऑप्शन में देखो बेटा, यहाँ टोल्ड है, यहाँ टोल्ड है, यहाँ सजेस्टेड है और यहाँ ऑर्डर्ड है, ज़्यादा मत्था लगाने की जरूरत ही नहीं है, सजेस्टेड वाला हमारा आंसर हो जाएगा। राम सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड ऑर्गेनाइज अ पार्टी फॉर आवर फ्रेंड्स। अच्छा, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर वी दे रखा है, इनमें क्या अंतर है ये थोड़ा सा बताता हूँ मैं, गौर करना, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जैसे ही सेड टू मी और यहाँ पर दे रखा है लेटस, तो अब आपको यहाँ पर इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, वी में। क्यों यूज करना पड़ेगा, ही थर्ड कोई भी हो, चाहे यहाँ पर सेकंड पर्सन है चाहे थर्ड पर्सन कुछ भी है, अगर साथ में यहाँ पर आई दे रखा है या वी दे रखा है, तो आई और वी जब किसी के भी साथ मिलेंगे ना तो वो मिलकर क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। अगर यू दे रखा है और साथ में कुछ भी दे रखा है सुनने वाला, जैसे यू सेड टू हिम या हर, ऐसा कुछ भी दे रखा है, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, फिर आगे यू बन जाएगा। हाँ, अगर यू के साथ आई और वी आ जाए, अगर यू के साथ कौन आ जाए, आई और वी आ जाए, तो मैं बता चुका हूं आई और वी आ गया ना, आई और वी से बना हुआ कुछ भी आ गया तो फिर से वी बन जाएगा, ठीक है ना। अब ना तो यहाँ पर यू है और ना आई और वी में से कोई है, मान लिया दोनों ही थर्ड पर्सन है, जैसे इधर तो मान लिया है रियाज सेड टू राशि, ओके। अब आई वी और यू, आई और वी और यू तीनों में से नहीं है, और यहाँ पर भी आई वी और यू तीनों में से कुछ भी नहीं है, दोनों ही थर्ड पर्सन है, तो इनका मिला करके क्या बना दो, दे बना दो, ठीक है ना। इस पर मैं अगले वीडियो में थोड़ा तसल्ली से आपको डिटेल में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या दे रखा है, पैसिव, करेक्ट पैसिव फॉर्म। तो क्या दे रखा है इसने, हेड, वर्ब को देख लो, बस वॉइस वाला सवाल है, अगर आपका वॉइस वाला सवाल है तो एक ही चीज देख लो, सबसे पहले आप बस वर्ब देख लो, किसको चेक कर लो, वर्ब को चेक कर लो। वर्ब अपने क्या पास क्या है, हेड प्लस वी थर्ड, अगर हेज है या हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हेज है और हेड के साथ क्या लगा दो, बीन लगा दो, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी दे ही रखी होगी, तो हेड बीन प्लस वी थर्ड जिसमें भी दे रखा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हेड बीन प्लस वी थर्ड है, इसमें वर है, ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें हेड प्लस थर्ड है लेकिन बीन नहीं लगा रखा और वर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा बेटा, यही आंसर हो जाएगा। क्रिमिनल्स है ये पहले आ जाएगा और पुलिस है ये देखो बाद में चला जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या दे रखा है, 99 में बेटा फिर से पैसिव है, फिर से पैसिव इसका सवाल है। तो इसमें क्या दे रखा है, कैन और वी फर्स्ट। अब कैन है ये क्या चीज़ है, मोडाल है, और इसने दे क्या रखा है, मोडाल के साथ पहली फॉर्म। पैसिव कैसे बनेगा, मोडाल प्लस बी और साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव हो जाएगा। तो इसने क्या दे रखा है, कुड दे रखा है, भाई कैन का कुड बनाना ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, तो कैन का कैन भी है और बी भी है और साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, यही हमारा
आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें शुड बना रखा है, शुड की तो जरूरत ही नहीं है, विल बना रखा है, नहीं आना चाहिए, तो ये उत्तर हो जाएगा कैन बी हेल्प्ड। जो यू बाद में है वर्ब से, बाद में है वो वर्ब से पहले आ गया, और जो ही वर्ब से पहले है वो वर्ब से बाद में चला जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 100 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 100, इसमें दे रखा है फिल इन द ब्लैंक, हमें खालिस्तान भरना है, यहाँ पर जो भी खालिस्तान है इसको हमें लिखना है। तो इसने दे रखा है वी शेल फॉरगिव हर इफ सी, इफ दे रखा है, इफ के पहले क्या दे रखा है इसने, शेल विल के साथ पहले फॉर्म, इफ के पहले इसने दे रखा है शेल या विल, और साथ में दे रखी है वर्ब की पहली फॉर्म, तो इधर आ जाएगी या तो वर्ब की पहली फॉर्म और या पहली फॉर्म में एस या ईएस आ जाएगा। अगर इफ दे रखा हो और इफ के इस साइड में कौन सी फॉर्म दे रखी हो, सेकंड, तो आगे क्या आ जाएगा, कुड या वुड या शुड, ठीक है, या माइट और साथ में वर्ब की पहली फॉर्म। अगर इफ के साथ क्या दे रखा हो, इफ के साथ दे रखा हो हेड प्लस वी थर्ड, हेड के साथ वी थर्ड दे रखा है, तो आगे क्या आ जाएगा, कुड वुड शुड माइट, साथ में हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपने पास तो बेटा ये दे रखा है, इफ के साथ इसने क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ये देखो शेल विल के साथ पहली फॉर्म दे रखी है, तो अगले पार्ट में क्या आ जाएगा, या तो पहली फॉर्म और या पहली फॉर्म में एस या ईएस। अब शी है वो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो एस या ईएस आ जाएगा साथ में, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ये उत्तर हो जाएगा। वी शेल फॉरगिव, हम उसको माफ कर देंगे, इफ शी अपोलोजाइजेस, यदि वो माफी मांग लेती है। तो ये अपना आज का अंतिम 100 नंबर क्वेश्चन था। अगले पेपर के साथ फिर मिलूंगा, तब तक बढ़िया तैयारी में लगे रहिए। बाय बाय।